Friends, good morning. I welcome you to घटना सूत्र. I am दृष्टि जैन and today we will start current affairs जो आज के न्यूज़पेपर से इम्पॉर्टेंट है for 2nd of August 2025. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स का. तो प्रीलिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट रिपोर्ट ऑन फेलियर एनालिसिस ऑफ PSLV C61 EOS-09 मिशन टू बी सबमिटेड टू PM सून. तो अभी क्या हुआ है, PSLV C61 फेल हो गया है तो उसकी रिपोर्ट अभी प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब PSLV C61 EOS जो है वो कब लॉन्च हुआ था, 18 मई को लॉन्च हुआ था 2025 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. और इसका मिशन क्या था कि जो EOS-09 सैटेलाइट है उसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस करना. ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि PSLV क्या होता है और EOS-09 क्या है. तो PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. क्या फुल फॉर्म है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये इंडिया का वर्कहॉर्स लॉन्च व्हीकल है और डेवलप किसने किया है? इसरो ने डेवलप किया है. अब EOS-09 की बात की जाए तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. आपको फुल फॉर्म मतलब लेटर से ही समझ आ जाएगा, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वॉज डिज़ाइन फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड लैंड यूज़ मैपिंग. तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए था और लैंड यूज़ मैपिंग के लिए. PSLV C61 was used in 60+ missions in the PSLV series. इसरो हैज़ हैड अ सक्सेस रेट ऑफ 95%. तो अभी तक इसरो का 95% के आसपास का सक्सेस रेट है. अब स्टेज 3 जो होता है वो टिपिकली सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ करता है. इसमें क्या होता है, सबसे पहले नीचे सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड. ठीक है, ऐसा होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज स्ट्रैंडेड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट सेट टू डबल टू मोर देन 50 गीगावाट. तो अभी बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल जो प्रोजेक्ट्स है वो 50 गीगावाट से ज़्यादा होने वाले, डबल होने वाले हैं. तो इंडिया स्ट्रैंडेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अवॉर्डेड बट नॉट ऑपरेशनल ड्यू टू डिलेज इन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ऑपरेशनल क्यों नहीं हुए थे? ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डिले हो गया था, लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज आ गए थे. अब अभी उसको वो इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा बोला है अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल प्रोजेक्ट डेवलपर्स एसोसिएशन ने बोला है. ठीक है, अब की हाइलाइट्स में देखते हैं. ओवर 50 गीगावाट ऑफ सोलर एंड विंड कैपेसिटी इज स्ट्रैंडेड ड्यू टू पेंडिंग पावर परचेज एग्रीमेंट्स. तो जो 50 गीगावाट है ना सोलर और विंड एनर्जी का, वो अभी भी पेंडिंग है पावर परचेज एग्रीमेंट्स के सही नहीं होने के कारण. इंडियाज इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी इज करेंटली 184.6 गीगावाट, सो द स्ट्रैंडेड कैपेसिटी इक्वल्स नियरली 1/4 ऑफ इट. और कहाँ पे? स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, इनको थोड़ा वो फेस हो रहे, तो ये डिले फेस कर रहे हैं ड्यू टू स्लो ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब की फैक्ट्स में आते हैं कि इंडिया का एम है टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 और रिकॉर्ड 22 गीगावाट ऑफ सोलर एंड विंड कैपेसिटी ऐड हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में. अब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के हिसाब से हम देखेंगे तो वो प्रमोट करता है एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इसरो गियरिंग अप फॉर द नेक्स्ट US कोलैबोरेशन विद ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट. तो इसरो अभी नया कोलैबोरेशन करने वाला है US के एक कंपनी के साथ. क्या लॉन्च करने के लिए? टू लॉन्च द ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं हम. किसने डेवलप किया है इसको? US बेस्ड AST स्पेस मोबाइल ने डेवलप किया है. विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 months मार्किंग अनदर सिग्निफिकेंट इंडो US स्पेस कोलैबोरेशन. तो आपको कोलैबोरेशन समझ आया कि इसरो कोलैबोरेट करेगा ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जिसको किसने बनाया है? US बेस्ड AST स्पेस मोबाइल ने बनाया है. ठीक है, इसका ब्लूबर्ड सैटेलाइट का वेट कितना है? 6500 kg है. और ये कोलैबोरेशन फॉलोज द सक्सेसफुल निसार, जो भी निसार हमने पढ़ा था ना, 2 दिन पहले ही पढ़ा था, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. तो उसके बाद का सक्सेसफुल कोलैबोरेशन. अब ब्लूबर्ड की बात की जाए तो ये सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है एम्ड एट ग्लोबल मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. तो पूरे वर्ल्ड में मोबाइल कनेक्टिविटी देगा. फिर GSLV Mk3 की बात की जाए, जिसको LVM3 भी बोला जाता है, दोनों नाम इसी के हैं. ठीक है, GSLV Mark 3 एंड LVM3 इज़ द इंडियाज़ हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग कम्युनिकेशन एंड क्रू मॉड्यूल्स. इसरो का जो अर्लियर लॉन्च है निसार का, जो जॉइंट इंडो US अर्थ ऑब्जर्वेशन कोलैबोरेशन था, उसने भी बायलेटरल साइंटिफिक कोलैबोरेशन को बढ़ाया है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक. 12th फेल इज़ द बेस्ट फिल्म. SRK विक्रांत मेसी रानी विन बेस्ट एक्टर्स अवार्ड. तो अभी क्या है, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं 2023 के लिए. तो उसमें किसको किसको क्या क्या अवार्ड मिला है वो अपन देखते हैं. तो विधु विनोद चोपड़ा की 12th फेल को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड. अब देखो ये है कि ना ऐसी चीज़ें एक बार में नहीं याद होंगी, लेकिन आप इसको थोड़ा बार बार पढ़ना तो याद हो जाएगा. और विक्रांत मेसी एंड शाहरुख खान जॉइंटली रिसीविंग द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल. तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल किसको मिला? विक्रांत मेसी एंड शाहरुख खान. रानी मुखर्जी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल. ठीक है, तो वही जो भी लिखा था, बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल बाय विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में विक्रांत मेसी 12th फेल के लिए,
और शाहरुख खान जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल में रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बाय करण जौहर। बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज सैम बहादुर बाय मेघना गुलजार। फिर बेस्ट डेब्यू फिल्म बाय आत्म पैम्फलेट बाय आशीष बेंडे। बेस्ट डायरेक्शन द केरला स्टोरी बाय सुदीप्तो सेन। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय राघवन एंड मुदुपेट्टी सोमू भास्कर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस उर्वशी एंड जानकी बोदीवाला। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी प्रशांतनु मोहापात्रा। अब देखो इसमें पूरा नहीं याद रखना है, अपन को शुरू के 2-3 बस याद रखना है, ठीक है। फिर बेस्ट स्क्रीन प्ले बाय साई रंजन नीलम। बेस्ट प्लेबैक सिंगर PVNS रोहित। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में शिल्पा राव। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन। फिर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री नॉन फीचर में गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। और फिर ये जो जूरी थी जिसने ये अवार्ड अनाउंस किया उसने 332 फीचर फिल्म, 115 नॉन फीचर फिल्म के नॉमिनेशंस रिसीव किए थे फ्रॉम 27 लैंग्वेजेस एंड 16 फिल्म सेंटर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें शुरू के जो 4-5 है वो ही याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिथिला पेंटिंग ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च टू लिंक आर्ट विथ एम्प्लॉयमेंट। तो मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया गया है आर्ट और एम्प्लॉयमेंट को लिंक करने के लिए। जो इनिशिएटिव है वो किसने इनॉग्रेट किया था? दीपक आनंद जी ने इनॉग्रेट किया था, जो सेक्रेटरी है लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बिहार के। ये प्रोग्राम है, ये यूथ को एंगेज करेगा, यूथ एंड वुमेन को, विद स्किल्स इन मिथिला पेंटिंग, एमिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सेल्फ रिलायंस। अब मिथिला पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं की फैक्ट्स में। इसको मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं। ये बिहार के मिथिलांचल रीजन से ओरिजिनेट होता है। मिथिला आर्ट को GI टैग भी है और ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का भी पार्ट है। बिहार का जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है इज़ अ स्टेट लेवल इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2010 एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए। कौन से और किस इनिशिएटिव से लिंक करेगा? जैसे कुशल युवा प्रोग्राम एंड डोमेन स्किलिंग। आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट है सैनिक कल्याण निगम टू बी फॉर्म्ड सून। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्टैब्लिश करने वाला है सैनिक कल्याण निगम, जिसको सोल्जर वेलफेयर एसोसिएशन कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। वेलफेयर प्रमोट करने के लिए ऑफ एक्स सर्विसमैन, वॉर विडोज एंड डिपेंडेंट वाइव्स एंड डॉटर्स ऑफ मार्टियर्स, ठीक है। तो 10 डे ट्रेनिंग कैंप लगेगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा बिहार सैनिक कल्याण डायरेक्टरेट के द्वारा, जो सपोर्ट करेंगे बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन को। अभी 13 सैनिक कल्याण केंद्र ऑलरेडी बन चुके हैं 13 डिस्ट्रिक्ट में, 12 और बनने वाले हैं। अब की फैक्ट्स में देखते हैं तो सैनिक कल्याण निगम है विल बी फर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ इट्स काइंड इन बिहार, एम्ड एट स्ट्रक्चर्ड एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ मार्टियर्स एंड एक्स सर्विसमैन। और ये जो अभी हमने पढ़ा कि उनकी वाइफ के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए भी बनेगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 8853 करोड़ ग्रांट्स अप्रूव्ड अंडर PMKSY फॉर 1601 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने अप्रूव किया है 8853 रुपीज़ करोड़ का ग्रांट अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये आप सभी को पता है ना, फूड प्रोसेसिंग के लिए है। तो 52 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच में, ठीक है। और फोकस किस में है? पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोल्ड स्टोरेज में और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट यूनिट्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2016 में लॉन्च हुई बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ टू बूस्ट एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस करना है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और वैल्यू एडिशन क्रिएट करना है। ये स्कीम्स इसमें आती है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा फूड पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। और ये SDG 12 को अचीव करने में हेल्प करेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ प्रीलिम्स वाला पार्ट। अब हम आते हैं मेंस वाले पार्ट में। तो मेंस में 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स करना है। फर्स्ट इज़ अ डेमोक्रेसी ग्रोन एट होम। तो ये क्या है, अभी मोदी जी बृहदेश्वर टेम्पल गए थे ना, तो उसके रेफरेंस में ये आर्टिकल है। उन्होंने चोला एरा की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया था अपने स्पीच में, तो उसके रेफरेंस में है फर्स्ट आर्टिकल। तो मैंने जिसका क्रक्स लिखा है वो देख लेते हैं। अ डेमोक्रेसी ग्रोन एट होम। तो इसमें क्या है, चोला एम्पायर के बारे में हमको देखना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था वहाँ पे डेमोक्रेसी का वो देखना है, और उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन काफ़ी फेमस है वो देखना है। उस टाइम एलिजिबिलिटी क्या थी वोटर्स की, या जो MPs या MLAs बनते थे उनकी, फिर डिस्क्वालिफिकेशन नॉर्म्स क्या थे, उससे हम क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं या क्या इन्फर कर सकते हैं, और वे फॉरवर्ड क्या है, ये हमको देखना है ये वाले आर्टिकल में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चोला वाला आर्टिकल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द एंशियंट चोला एरा टेम्पल इन गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो गंगाईकोंडा चोलापुरम में उन्होंने एड्रेस किया था 27 जुलाई को। बोला था कि इंडियन डेमोक्रेसी प्रीडेट्स द मैग्ना कार्टा
तो बोले कि मैग्ना कार्टा से पहले ही इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है। अब हिस्टोरिकल लेगेसी क्या है चोला एरा इलेक्शंस की, कि ओवर 1000 साल पहले भी लोकल इलेक्शंस होते थे तमिलनाडु में अंडर द चोला डायनेस्टी। और एक इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये इंस्क्रिप्शन है, ये उत्तिरामेरूर विलेज में है, इसलिए उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन नाम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिस्टम इंक्लूडेड बैलेट बेस्ड वोटिंग, तो कुडा वोलई बोलते थे, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। बैलेट बेस्ड वोटिंग होती थी जिसको कुडा वोलई बोलते थे, विथ क्लियरली डिफाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कोडिफाइड रूल्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थे और कोडिफाइड रूल्स भी थे। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल कोड की बात की जाए तो जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वालाकुंथम पेरुमल टेम्पल में, जो पेरुमल टेम्पल फेमस है ना, वहाँ उत्तरामेरूर में है ये, तो वहाँ पे लिखा है कि जो क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स के लिए, उनको टैक्स कंप्लाइंस होना चाहिए, लिटरेसी होना चाहिए सेक्रेट टेक्स्ट में, मिनिमम एज 35 से 70 बोला था, और रेसिडेंस इन टैक्स पेइंग हाउस। डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स क्या क्या बोले थे कि डिफॉल्टिंग ऑन टैक्सेस और डेट्स, क्रिमिनल ऑफेंसेस, मॉरल फेलिंग्स और मिसमैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स। प्रोसीजर फॉर रिमूविंग एरेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड री इलेक्टिंग रिप्रेजेंट्स। तो उसमें क्या बोला है कि उसमें यह भी बताया गया था कि यदि आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, उनको हटा रहे हो, तो वापस से री इलेक्शन के लिए क्या नॉर्म्स हैं। फिर डेमोक्रेटिक एथिक्स और इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो चोला सिस्टम में मैंडेटेड था ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल असेंबलीज, जिनको सभा बोलते हैं। फिर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी थ्रू पब्लिक डिस्कशंस, कंसल्टेशन विद एल्डर्स और रिकॉर्डेड रेजोल्यूशंस। गवर्नेंस मैकेनिज्म्स इंस्टीट्यूशनलाइज थे स्टोन इंस्क्रिप्शंस में, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एम्फेसाइज करते हैं। अब इससे इंडिया के इंडिजीनियस डेमोक्रेटिक इथोस के बारे में हम कुछ ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल उन्होंने ड्रॉ किया है वैशाली रिपब्लिक से रिलेटेड, जो बुद्धा के टाइम में वैशाली रिपब्लिक था ना उनसे, तो वहाँ पे भी रिपब्लिक सिस्टम फॉलो होता था। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं या हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है, तो रिकॉग्नाइज एंड टीचिंग इंडियाज़ इंडिजीनियस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस अलॉन्गसाइड मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो हमको हमारी चीज़ें भी पढ़ाना है, ऐसा भी हम क्या करते हैं, सिर्फ हम जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। प्रमोट करना है अवेयरनेस ऑफ हिस्टोरिकल लोकल गवर्नेंस मॉडल्स लाइक उत्तरामेरूर टू रीइंफोर्स डेमोक्रेटिक प्राइड। यूज़ करना है हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट को टू डिफेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एमिड राइजिंग ग्लोबल अथॉरिटेरियनिज्म। एनकरेज करना है एथिकल, इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को, और रीअफर्म करना है फेथ इन इंडियाज़ डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब आते हैं अपन आज के सेकेंड आर्टिकल में, दैट इज़ द क्रूड फैक्ट। तो बेसिकली ये आर्टिकल ना क्रूड ऑयल के ऊपर है, जब भी इम्पोर्ट में इशू आ रहा है ना इंडिया को, उससे रिलेटेड। तो इसमें हम देखते हैं, जो मैंने इसका क्रक्स लिखा है कि ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में हमको देखना है, फिर रशिया और यूएसए का क्या एंगल है, प्रेजेंट जियो पॉलिटिक्स कैसी चल रही है और उससे हमको क्या इम्पैक्ट होगा, प्लस एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया के क्या डायनेमिक्स है, और वे फॉरवर्ड क्या है कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इन सब चीज़ों को एक साथ टैकल करने के लिए। तो हम आते हैं इस आर्टिकल में। इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट है फ्रॉम रशिया, वो भी बढ़ गया है फ्रॉम $5.5 बिलियन, जो 2020-21 में $5.5 बिलियन था, वो अभी $63.8 बिलियन हो गया 2024-25 में। और मैक्सिमम पोर्शन क्या है इसमें, मिनरल ऑयल का है। तो जो राइजिंग ट्रेड है ना, इसके कारण हमको जियोपॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से, जो कि अभी हमको थ्रेट कर रहा है कि हम 25% जनरल टैरिफ लगा देंगे इंडियन गुड्स में। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने सुना होगा ना, ट्रंप का डिबेट आ रहा है, मतलब इंडिया यूएसए का डिबेट आ रहा है कि वो बोले 25% जनरल टैरिफ लगा देंगे। तो रशिया एज इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर, तो इन 2024-25 इंडिया इम्पोर्टेड अभी डेटा नहीं याद रखना है ना, 244.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, विद रशिया अकाउंटिंग फॉर ओवर 87.5 मिलियन टन्स। अब जियोपॉलिटिकल प्रेशर कैसा आ रहा है वेस्ट से, कि यूएस कांग्रेस ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें प्रपोज किया है 500% ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज ट्रेडिंग इन रशियन ओरिजिन पेट्रोलियम और यूरेनियम। तो 500% ड्यूटी लगा देंगे जो कंट्रीज़ रशियन ओरिजिन पेट्रोलियम और यूरेनियम में ट्रेड कर रही हैं। फिर नाटो की जनरल सेक्रेटरी ने बोला है, भी रिसेंटली इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को वार्न किया है अगेंस्ट कंटिन्यू ट्रेड विद रशिया। अब ये जो दिस इज़ परसीव्ड एज एन इनडायरेक्ट पुश टू रिड्यूस इंडियाज, अब बेसिकली क्या, डायरेक्टली नहीं बोला आपने, बट इनडायरेक्टली तो यही समझ आ रहे हैं कि अब इंडिया और रशिया के ट्रेड को कम करना चाह रहे हो। अब इंडिया का स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं बोला, हैज़ नॉट एक्टेड डिफेंसिवली, और कंटिन्यू कर रहा है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमको एनर्जी सिक्योरिटी पे ध्यान रखना है, और डिस्काउंटेड प्राइजेज़ है हमारे लिए रशियन क्रूड ऑयल के, तो बेसिकली हमारे लिए फ़ायदा है ना। अब एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस ग्लोबल रिस्क को हम देखेंगे यदि, तो ओवर 36% ऑफ इंडियाज़ क्रूड कम्स फ्रॉम रशिया, तो डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल सोर्स इज रिस्की। तो मतलब बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 36% के हिसाब से हम डिपेंडेंट है, तो इतना ज़्यादा भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पे।
वेस्टर्न नेशंस EU US टारगेटिंग रशियन एनर्जी रेवेन्यूज़ में इंक्रीज कॉस्ट फॉर इंडिया। इससे कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, तो बेसिकली हमको एनर्जी डी रिस्किंग पे फोकस करना है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में देखते हैं तो हमको रियलिस्टिक इंटरेस्ट ड्रिवन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे ध्यान देना है, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट आती है। डाइवर्सिफाई करना है क्रूड ऑयल इंपोर्ट सोर्सेज को अलग अलग कंट्रीज से। स्ट्रेंथन करना है एंगेजमेंट विद गल्फ नेशंस, सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पे ऑयल के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज है ना। फिर कंटिन्यू करना है असर्ट करना है इंडिया की सॉवरेन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कोई हमारे ऊपर प्रेशर ना डाल सके। और प्रमोट करना है एनर्जी ट्रांजिशन एंड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, जिससे कि हमारी जो फ्यूचर वल्नरेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो सके। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमने एंड किया बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट मतलब आज की न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव के। ठीक है, तो आप लोग रेगुलरली इसको रिवाइज करते जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।